मईशत के लिए कैसा रहा? एक तो ये, दूसरा जो सियासी खींचातानी है, इसको ज़रा लिंक अप करें मईशत के साथ। क्या हकीकी मानों में ये बात दुरुस्त है कि जो सियासी खींचातानी है वो मईशत पर दबाव का बायस बनी रही? जी बहुत शुक्रिया। आप अगर जो दूसरा हिस्सा है पहले उसका जवाब दे देते हैं। आपका और मेरा एक प्रोग्राम हुआ था कई साल पहले, तकरीबन 5 साल पहले, और मैंने आपको कहा था कि सियासत और मईशत की जिस दिन तलाक हो जाएगी ना, उस दिन हम सुखी होंगे। एग्जैक्टली, मुझे ठीक ये है बात जी। आज भी याद है। आपको जी शायद हाँ, याद हो जी कि हाँ। मैंने एक दफ़ा नहीं, मैं काफ़ी दफ़ा कह चुका हूँ। आप जापान की मिसाल ले लें, इटली की मिसाल ले लें। इटली में जैसे ही मौसम गर्म होता है तो उनकी पार्लियामेंट में गरमाइश आनी शुरू होती है और थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाती है गवर्नमेंट। 3 साल में शायद उनकी 3 गवर्नमेंट्स आ चुकी हैं, लेकिन मईशत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है कि जापान में और इटली में उन्होंने अपने सिस्टम को सेपरेट कर लिया है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। उसके बावजूद असर आता है, क्योंकि वो आप उसको बिल्कुल आप अलहदा नहीं कर सकते। पाकिस्तान में जिस दिन हम इन दोनों चीज़ों को अलहदा कर लेंगे हम सुखी होंगे। 2022 की आपने बात की, 2022 जो है वो पाकिस्तान के लिए बड़ा मिक्स्ड साल रहा है, जिसके अंदर आपको फिस्कल ईयर 2022 के जो फिगर्स थे वो काफ़ी अच्छे थे असल में। अच्छे थे। नहीं, जाहिर बात है, आपके एक्सपोर्ट्स जो थे देवर 31.7 बिलियन पे थे, रिकॉर्ड लेवल था। यानी ये लास्ट ईयर जब जी, एंड हुआ और नया जून साल 30, शुरू हुआ, क्योंकि ठीक। हम कैलेंडर जी ईयर हाँ, की बात जी, करें तो 6 महीने पुराने, 6 महीने बिल्कुल नए ठीक। फिस्कल ईयर के। मैं मुख्तसर बात करूंगा। आपके आईटी एक्सपोर्ट्स 2.6 बिलियन पे चले गए थे, रिकॉर्ड लेवल है। ग्रोथ रेट 5.9 पे था। पाकिस्तान के इंपोर्ट्स भी रिकॉर्ड लेवल पे चले गए थे, 80 बिलियन। ठीक है जी, नेगेटिव बात है। रेमिटेंसेज 31 अरब से ऊपर जा चुके थे। रोशन डिजिटल अकाउंट में 4.6 अरब आ चुका था। जो टैक्स इकट्ठा हुआ था वो 6.1 खरब का था। और जो सूद की, जो मेरा फेवरेट टॉपिक है, सूद का जो लेवल है, शरह सूद जी जिसे हाँ, कहते वो जून 30 को 13.75 पे था। इस पूरे साल में 1 जनवरी से लेके अभी तक 9.75 से हम अब आके खड़े हुए हैं 16 पे, 16, हाँ, 16 पे, हाँ, सॉरी 16 पे। सही। सो ये तकरीबन 6.25% ये भी बड़ी। बढ़ चुका है। मकसद कहने का ये है कि हमारा एक मिक्स्ड साल रहा है, कि एक तरफ थोड़ी सी चीज़ें पॉजिटिव हुई, फिर हमने दूसरी चीज़ों में गिरावट देखा। दुनिया में कमोडिटीज़ की कीमतें गिरी इस साल, ठीक है जी। और हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि सोने की कीमत गिरी तकरीबन कोई 11% गिरी है, ठीक। ठीक है जी। जो चांदी है उसकी कीमत तकरीबन 18% गिरी, ठीक है। और ओपेक का जो तेल है वो एक साल में महंगा हुआ है, ठीक। 77 रुपए से डॉलर से वो अब तकरीबन $92 पे खड़ा हुआ है, उसके लगभग। सो एक मिक्स्ड सा साल है। लेकिन इसके दौरान जो आपने मईशत और सियासत की बात की, देखें हम पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स की इसलिए बात करते हैं क्योंकि ये दोनों इकट्ठे डिस्कस किए जाते हैं। और मैं आपके साथ पहले भी ये चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ कि सियासत को और मईशत को जितना ज़्यादा अलहदा रख सकें रखें, और जितनी उससे ज़्यादा अफाका होगा जी, मईशत को। उसमें सियासत में भी फ़ायदा होगा कि सियासत रहती है, मईशत रहती है। अभी इस वक्त आपके सामने बहुत सारी मिसालें हैं। इंग्लैंड की मिसाल आप ले लें कि उनके मेरे ख्याल है 2 साल में 3 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं, ठीक है। देखिए सर, उनकी मईशत पे बहुत फ़र्क पड़ा है। फ़र्क एक और वजह से पड़ा है। फ़र्क उनका ब्रेक्सिट की वजह से पड़ा है, और रशिया के साथ जो सब ने रशिया को दबाने की कोशिश की है। रशिया यूक्रेन वार ने तो वाकई में डायनामिक्स बहुत चेंज कर दिए। तो उसमें मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं ठीक। जाऊँगा, लेकिन मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ कि दुनिया में आपके पास ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं कि सियासत और मईशत दोनों को आप साथ लेके चल सकते हैं, बट बेशक उनको ज़रा थोड़ा सा अलहदा रखें। ठीक है, जैसे मैं चाइना की मिसाल दूं, चाइना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। सर, साल 2022 पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए कैसा रहा? आपने कैसा देखा? देखिए, मार्केट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम आया है इस साल। अगर हम देखें तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट तो अपना खराब हुआ था, साथ में इकोनॉमिक एनवायरनमेंट उससे ज्यादा खराब हुआ। और आई थिंक कि ये जो मामला थे ये पिछली गवर्नमेंट में भी कुछ बेहतर नहीं थे। इस गवर्नमेंट में अगर हम देखें तो हम आईएमएफ प्रोग्राम में भी चले गए, और आईएमएफ प्रोग्राम में जो हम चले गए उसके बाद आईएमएफ की कंडीशंस भी आ गई, तो जाहिर है वो फिर हमारे लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए, डॉलर भी खत्म हो गए। और फिर उसके बाद हमने देखा कि मार्केट्स के अंदर क्लोजर्स आ गए। बहुत सारी कॉर्पोरेट्स हैं, टेक्सटाइल सेक्टर जो एक्सपोर्टर है वो भी प्रॉब्लम में है, जो इम्पोर्टर है वो भी प्रॉब्लम में है।
आई थिंक कि ये जो मार्केट का तो 10% नेगेटिव रिटर्न है इस साल का, अगर आप डॉलर टर्म्स में देखें तो 30-35% नेगेटिव रिटर्न है। तो आई थिंक कि ये जो जो इन्वेस्टर है, फॉरेन इन्वेस्टर है ना, वो अब डिविडेंड लेके जा सकता है। एफडीआई अगर आ गई तो निकल नहीं सकती इस मुल्क से। तो ये अब मसले तो जो है अगर आप देखें तो इसका कोई अपेरेंटली कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा है कि हम एक्सपोर्ट नंबर्स बढ़ा दें, इंपोर्ट्स कम कर दें। वी वर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स। अब पॉलिसी मेकर्स ने बहुत सारी ऐसी ऑटो सेक्टर की कंपनीज को इंपोर्ट करने दिया। अब इंपोर्ट हमारा 7-8 बिलियन डॉलर की कार इंपोर्ट हो जाती है, कार नहीं होती तो सीकेडी किट इंपोर्ट हो जाती है, उसकी सब्स्टिट्यूशन हमने देखी नहीं और आई थिंक कि वो प्लानिंग में ही नहीं था। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर एक सिल्वर लाइनिंग जो है नजर आ रही है, वो सीपैक है। अगर सीपैक प्रोजेक्ट्स अगर रिवाइव हो जाते हैं, सीपैक की मद में इन्वेस्टमेंट आ जाती है, ऑयल रिफाइनरीज आ जाती हैं सऊदी अरेबिया से, तो एक सिल्वर लाइनिंग नजर आ रही है। और जाहिर है सीपैक के जो चैंपियंस है वो ये गवर्नमेंट है। तो आई थिंक कि यही इन्हीं की तरफ से इनिशिएटिव आया था, प्रोजेक्ट लगे थे और आज जो हम देख रहे हैं कि हमें पावर के शॉर्टफॉल नहीं नजर आ रहे, काफी हद तक नजर नहीं आ रहे। तो वो उसका क्रेडिट इस गवर्नमेंट को जाता है जो प्रेजेंट गवर्नमेंट इस वक्त या फाइनेंस मिनिस्ट्री जो रूल कर रही है। साहब ये भी बताइएगा, पूरा साल अगर मैं बात करूं शेयर प्राइस, आपको लगता है कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें बेहतरी भी रही? गिरावट तो हम हर किसी में बात कर लेते हैं, कौन से ऐसे सेक्टर्स आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट के जिसके शेयर प्राइस में बेहतरी रही? डिविडेंड्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए, बेहतरी तो अगर देखा जाए तो आईटी कंपनीज में रही। उसके आप एक्सपोर्ट्स देखें तो वो $1 बिलियन थी और वो फॉर एग्जांपल $2.5 बिलियन हो गई। तो वो आईटी कंपनीज ने आउट परफॉर्म किया है इस साल। अगर आप देखें तो बाकी जो कंपनीज हैं, जाहिर है ये मल्टीपल्स पर किया है, यानी कि इनकी शेयर प्राइसेस बढ़ी हैं, डिविडेंड्स तो वहां भी इन्वेस्टर को नहीं मिले। बट बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनके बहुत अच्छे पे आउट्स रहे हैं, लाइक पावर सेक्टर की कंपनीज हैं, पे आउट्स अच्छे हैं, बट अब वो बहुत ज्यादा उसमें प्रेशर आ गया, उसमें इन्वेस्टर ने लूज किया है। पावर कंपनीज में देखें या ऑयल कंपनीज की प्राइसेस भी काफी ज्यादा गिरी हैं। अगर आप बैंक्स भी देखें तो प्रॉफिट्स बहुत अच्छे आए हैं इन कंपनीज के, बट प्रॉफिट आने के बावजूद इसमें प्रेशर इसलिए आया है कि फॉरेन इन्वेस्टर एक तो एग्जिट हुआ है, इन्वेस्टर लोकल इन्वेस्टर गोल्ड की तरफ चला गया है या फॉर एग्जांपल डॉलर्स की तरफ चला गया है या प्रॉपर्टीज की तरफ चला गया। वहां पर कुछ कोई अवॉइडेंस थी 111 की या नो क्वेश्चन आस्क्ड इन्वेस्टमेंट थी। तो इस वजह से जो है वो दूसरी जो लाइंस ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट है, उनकी तरफ लोग चले गए। अब जो रिटर्न है बेसिकली आईटी कंपनीज जो है उन्होंने आउट परफॉर्म किया है इस साल। बाकी जो कंपनीज हैं वो मोरलेस देखा जाए तो वहां पर इंपोर्ट्स के प्रॉब्लम्स आए हैं। कोई जो कन्फेशनरीज हैं वहां पे हुआ है, रियल एस्टेट रीट जो है वहां पर कुछ गेन्स हुए, बट अपेरेंटली देखा जाए तो मार्केट इस साल चूंकि 10% गिरी है, 30% 35% जो है डॉलर टर्म्स में गिरी है, तो मार्केट तो गिरी है, तो उसमें हम कहाँ पे गेन्स देखेंगे? वो कुछ ऐसे आईटी सेक्टर की कंपनीज है जिन्होंने आउट परफॉर्म किया। ठीक हो गया। फहीम साहब, ये जो 2003 से इस तरह की 20 साल की बात कर रहे थे, ऑफ द रिकॉर्ड आप दो चीज़ों पर बात करना चाह रहे थे। जी, मैं इजाफा करना चाह रहा था। नईम साहब ने 20 साल का एक हवाला दिया, बहुत उन्होंने अच्छी बात की। उसमें दो चीज़ें हैं जो हम एज़ पाकिस्तानीज़ हमें जिनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। हमारे मुल्क पे 2002 में 2003 में एक जंग मुसल्लत हुई थी जिसमें तकरीबन आप इसमें वेरिंग एस्टिमेट्स हैं 4,500 से 5,000 बम फटे थे। बिल्कुल ठीक। जिनका धुआं बड़ा खतरनाक इरा रहा। हमारी फोर्सेस, हमारे सिविलियंस ने जानों का नजराना पेश करके बड़ी मुश्किल से सफाई की जी। दहशतगर्द एलिमेंट। जो ये जो बम फट रहे थे ना, ये रैंडम नहीं थे जो कहा जाता था, ये बड़े टारगेटेड इलाकों पे फटते थे। और जिस चीज़ पे मैं सबको मुतवज्जो करना चाहता हूँ ये है कि ये इकोनॉमिक माशी इलाकों में फाड़े जाते थे, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी पे असर पड़ा था। और उसके बावजूद यानी इकोनॉमी जो हब हैं या जोन्स हैं उनको टारगेट किया जी हाँ। इसमें आपके स्टेटिस्टिक्स, बेशक मेरी बात ना सुने, आप स्टेटिस्टिक्स इकट्ठे करके, टाइम थोड़ा लगेगा, आप खुद ही देख लें, आप गूगल करके देख लें, क्योंकि मैंने इस चीज़ पे काम किया है। आप जैसे नईम साहब ने बिल्कुल वियतनाम का जिक्र किया, आई स्टडीड वियतनाम, डोई मोई, उनके जो रिफॉर्म्स थे ये वो। बस एक गुजारिश है कि जो लोग इस पे जिनको जस्तजू अगर है, गूगल खोलें, याहू खोलें। बिल्कुल सही बात है, बहुत आसान काम है उस पे। हैनोई बॉम्ब ब्लास्ट करें, ज़रा गूगल पे चेक करें क्या आता है, कुछ भी नहीं आएगा। कराची बॉम्ब ब्लास्ट करें, कराची की 1/3 ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी है, ट्रू, कितनी वायलेंस वहाँ लाई गई थी, ये सारा एक प्लान उस पे था। मैं इसी पे नेशनल लाहौर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहा है, आपका पेशावर हब रहा है, पेशावर को बहुत डिस्टर्ब किया गया है। मेरा कहने का मतलब ये कि हम इस पहलू को एक बहाना नहीं बना रहे।
पर ये एक बहुत बड़ा पहलू नहीं है सर, जो हकीकत है ये, किसी रियलिस्टिक। किसी मुल्क ने ये फेस नहीं किया, जिनकी खासतौर पे मिसालें देते हैं। बांग्लादेश, मैंने एक प्रोडिक्शन आपको इंडिया की थी काफ़ी साल पहले, पता नहीं आपको याद है? मुझे याद है सर, कि वो बाद में सच निकली थी। ऐसा ही है। बांग्लादेश की प्रोडिक्शन सुनना चाहेंगे? लाजमी। उनके हालात ख़राब होंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में वो दो सेक्टर्स पे वो मुल्क चल रहा है, दैट्स इट। एक तो साहब का सीधा सीधा टेक्सटाइल और दूसरा फार्मा है, और फार्मा फार्मा का बहुत छोटा वो है। बहरहाल अल्लाह उनको सबको माशी हालात सबके अच्छे करें। सर पॉलिसी पे बात करें। पॉलिसी दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान की 2000 से लेके अभी तक हमारी एक बहुत पॉलिसीज़ में शिफ्ट आया है, ठीक है। और वो ये क्योंकि मैंने इस चीज़ पे काम किया है, तो पॉलिसीज़ में जब शिफ्ट आता है ना, तो आप उस पर एडजस्ट नहीं हो सकते, टाइम लगता है। जब तक आप एडजस्ट होते हैं तो फिर शिफ्ट आने का अंदेशा होता है। तो आप एक बिल्डिंग खड़ी करते हैं, दूसरा आता है बिल्डिंग गिरा के कहता है नहीं एक नए सेटअप के साथ मुझे काम करना है, यही बिल्कुल ऐसे होता रहा है। और सच्ची बात यह है, अगर आप स्टडी करें सारे मुल्कों को, बात को कंप्लीट करते जी। हैं कि जो जिन मुल्कों की हम मिसालें दे रहे हैं, ठीक है, इंडिया में 2 दफ़ा रिफॉर्म्स आए थे, एक दफ़ा फेल हो गए थे। ट्रू। अगर मनमोहन सिंह ना आता तो आज इंडिया इधर ना खड़ा होता। ये आपकी बड़ी और जबरदस्त बात है। मनमोहन सिंह पे लोग हंसते थे, बाय द वे, कोई उसकी बात नहीं सर मानता क्योंकि था। वो खुद इकोनॉमी से एक छोटा सा ब्रेक, क्या क्या खसारे भुगतते आ रहे हैं, क्या 2023 में भी हमें खसारे ही देखने को मिलेंगे? देखें, बिल्कुल ये प्रॉब्लम इस वक्त जो हमें नजर आ रहा है वो यही आ रहा है कि जो अभी इस वक्त सिचुएशन है उसमें काफी डिफिकल्ट फैसले जो है गवर्नमेंट ने मजीद करने हैं। और आई थिंक कि जो 3 नुकात जो IMF की तरफ से हमें सामने नजर आए हैं, रिसेंटली हमने देखा कि जो एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग रेट्स हैं उसके अंदर इजाफा देखा गया, वो भी एक कंडीशन है। फिर उसके बाद एनर्जी जो सेक्टर है उसमें तकरीबन 35 से 40% तक जो है लाइन लॉसेस हैं। तो आई थिंक कि वहां पर भी सब्सिडीज जो है गवर्नमेंट की जा रही हैं। एनर्जी प्राइसेस यहाँ से तकरीबन 100% तक बढ़ाने पड़ेंगे अगर ये सर्कुलर जो डेट के क्राइसिस हैं इससे अगर हमें निपटना है। थर्ड, ये इंटरेस्ट रेट्स हमें जो है वो जो JP मॉर्गन की रिपोर्ट तकरीबन 400 बेसिस पॉइंट इंडिकेट कर रही थी कि ये कोई अगले 1 साल के अंदर हो जाएंगे। कुछ हद तक लोकल एनालिसिस हैं कि ये तकरीबन 2% तक इंटरेस्ट रेट यहाँ से भी 16 से 18 की तरफ जाएंगे। अब आई थिंक कि ये बहुत चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस होंगे कि जो हमने FDIs लिया है, CPEC के अंदर हमने बहुत अच्छे नंबर्स दिखा दिया है IMF को, और हमने जो है वो इकोनॉमिक टर्न अराउंड कर दिया, तो वहां पर IMF को हम इन्हीं कंडीशंस में ईज अप कर सकते हैं। बट अपेरेंटली नजर आ रहा है कि यहाँ से अगर 400 बेसिस पॉइंट सूद बढ़ता है, सूद का रेट बढ़ता है, यानी कि यहाँ से अगर हम देखते हैं एनर्जी प्राइसेस 100% बढ़ जाती हैं, यहाँ से हम देखते हैं कि जितनी सब्सिडी एग्री सब्सिडीज हम दे रहे हैं ये सारी खत्म करनी पड़ेंगी। यहीं से ही हमें जो है डॉलर को पैरिटी पे लेकर जाना पड़ेगा जो इंटरबैंक की नहीं है और हवाला का रेट है फॉर एग्जांपल। तो अगर ये सारी चीजें हम कर दें तो उसके बाद केओस ही केओस है। तो अपेरेंटली हमारे साथ जो चैलेंजेस हैं इस वक्त, जिस तरह से मैंने बताया कि ये सारी सिचुएशन के अंदर 2023 में एक सिल्वर लाइनिंग इस वक्त मौजूद है, वो CPEC है। एंड दीज आर द राइट पीपल जो कि इस CPEC की इंट्रोडक्शन लेकर आए हैं। अगर FDIs आ जाती है चाइना से और वो आ जाती है CPEC की मद में, अगर जो है रिफाइनरीज जो हम प्रॉमिस कर रहे हैं सऊदीया को, और सऊदी $10 बिलियन की रिफाइनरी पाकिस्तान में लग जाती है और एक साल में लग जाते हैं। तवानाई के हवाले से माजरत है एहसन साहब, 19 या 20 जनवरी को मुतवक्के है कि तवानाई के हवाले से रशियन डेलीगेशन भी शायद पाकिस्तान आए। देखिए वो बिल्कुल, वो तो अपनी एक पॉसिबिलिटीज हैं, बट रशियन डिस्काउंट पे ऑयल दे रहे हैं। वो कौन से प्लांट्स होंगे जहां पर ये रिफाइनरी उनकी बनेगी, क्योंकि वो एक सेपरेट ऑयल है, उसके लिए सेपरेट एक मैकेनिज्म, वो कोई एक रेडिली कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं है। वो उसकी अपनी एक रिफाइनरीज होती हैं, उसकी अपनी उनकी अपनी टर्म्स होंगी। वो क्या टर्म्स होंगी वो तो जाहिर है उसमें हमें US हेल्प भी लेनी पड़ेगी, और आई थिंक कि उनकी अपनी प्राइसिंग की लिमिट्स हैं। अपने एक बिल्कुल एक नई साइंस है रशिया के साथ हम क्या करने। वो तो पाक ईरान गैस पाइपलाइन भी है जहां पे हमारे गैस के मसले भी हल होते हैं। बट अपेरेंटली जो हमारी प्रेजेंट सोर्सेज है वहां पर तो हमें क्रेडिट भी मिल रहा है, यानी कि मिडल ईस्ट से तो हमें 3 मंथ क्रेडिट पे हमें इस वक्त ऑयल मिल रहा है, जो शायद रशिया से ना मिले। डिस्काउंट मिलेगा बट क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो आई थिंक कि वो बहुत सारे ऐसे नुकात हैं जिनको हमने देखना है, बट चैलेंजिंग सिचुएशन होगी उनसे डील करना, उनसे एक रेट पकड़ना ऑयल का। जब ऑयल प्राइसेस वैसे भी अगर देखा जाए तो इंटरनेशनली जो है इस वक्त गिर रहे हैं, अब तो वैसे तो आई थिंक कि हमें उनके कैप पे मिल जाए, डिस्काउंट की इस वक्त कोई बात नहीं है। तो आई थिंक कि वो भी एक मामलात हैं कि अगर हमें हमारी रुपी के अंदर ही जो है अगर ऑयल मिल जाए, ये भी एक ऑप्शन है।
स्पेशली ये ट्रेड हो सकता है अफगानिस्तान के साथ, या ये ट्रेड चाइना के साथ हो सकता है, रुपी ट्रेड, और फिर ईरान के साथ भी हो सकता है। तो आई थिंक कि वो तो बहुत सारे हमारे पास जो है वो तरीके हैं कि किस तरह से हम ठीक, इकोनॉमिक किस तरह से हम इकोनॉमिक इसको अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव एक कर बड़ी सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात जो